हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू के स्पेशल पीसीएस चैनल के साथ में। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। दोस्तों, जो लोग पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे और इस चैनल के वीडियोस की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में एनसीईआरटी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स रहती हैं उनका बहुत अहम रोल है। किसी भी स्टेट की हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आप जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर टोल्ड कि हमको यहां से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। इट कम्स विद एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। वी कम अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक कि सर एनसीईआरटी को याद करना है, क्या पूरा पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उन सभी कंफ्यूजन्स को एंड करते हुए आई स्टार्टेड अ स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज। यहां पर हमने जिस सब्जेक्ट के डिस्कशन को हमने टेकअप किया है वो है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। वी हैव स्टार्टेड विद इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के 9th to 12th एनसीईआरटीज, हर क्लास के, हर बुक के, हर चैप्टर को हम ब्रेक करके इस तरीके से पढ़ेंगे कि वहां से सिर्फ वही चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, हमारे इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी, इकोनॉमी एनसीईआरटी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर 9th क्लास ऑनवर्ड्स चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की डिस्कशन आपको मिल जाएगी। ये लेक्चर जो है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी, इस बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड। चैप्टर सेकंड जो है उसकी हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। पार्ट 1 में हमने कुछ चीजों को समझा था। इस लेक्चर में हम उसी सेकंड चैप्टर के अगले भाग की डिस्कशन यहां पे करने वाले हैं। सो सर, लेट्स स्टार्ट 10th क्लास की एनसीईआरटी, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इस किताब का हम ये जो फेस है इसको देखते तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आर्थिक विकास को समझने वाले थे। वी वर अबाउट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस। सर, यहां पर जो डिस्कशन थी वो चैप्टर सेकंड की थी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस, वहां पर हमने चैप्टर 1 जिसका नाम था डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट वी रियलाइज्ड ओवर द पीरियड, वी रियलाइज्ड दैट डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। डेवलपमेंट जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग थी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिसके पास खाने को खाना नहीं है उसकी डेवलपमेंट का अर्थ होगा उसको खाने को खाना मिल जाए, उसे ज्यादा खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। जिस इंडिविजुअल के पास खाना तो था लेकिन सर छुपाने को छत नहीं थी, उसके लिए घर मिल जाए, उसको वो डेवलपमेंट है। जिसके पास घर है लेकिन काम नहीं है या कोई जमीन नहीं है, उसको जमीन मिल जाए। ये इस तरीके से डेवलपमेंट की एस्पिरेशन सबकी अलग अलग थी, जिस वजह से गवर्नमेंट को जरूरत थी कि उन सभी एस्पिरेशंस को एक ऑब्जेक्टिव प्रीफेस में लाया जाए, सो दैट हम XYZ स्टेप्स उठाए और ये सभी लोग डेवलप्ड फील करें। वहां पर गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट दिया था, या गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट का एक्चुअली यूज किया था, विच वाज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक अम्ब्रेला कंसेप्ट था जिसके अंदर 3 ब्रॉड पैरामीटर्स आते थे। सरकार को लगा कि अगर हम ये तीनों पैरामीटर्स को टेकअप कर लेते हैं तो लोगों की डेवलपमेंट जो हो जाएगी वो था हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। सो गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन दीज 3 क्राइटेरिया, वो हमने डिस्कस करा था। हम सेकंड चैप्टर पर आए। सेकंड चैप्टर का नाम था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां तक की डिस्कशन में हमें एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट पीपल वर्किंग एंड पीपल अर्निंग। इकोनॉमी कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? सर, लोग काम करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, वो लोगों का जो कमाया हुआ पैसा है वो इकोनॉमी बनाता है। इस वजह से लोगों का काम करना जरूरी था, और लोग काम तो कर रहे थे लेकिन क्या सभी लोग एक जैसा काम कर रहे थे? नहीं, लोगों का काम करने का तरीका अलग था, लोगों के काम करने के डोमेन अलग थे। इस वजह से अगली डिस्कशन जो है वो शुरू हुई सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप में किस तरीके से काम करती है? सर, सभी इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई ना कोई क्राइटेरिया या कोई ना कोई ऑक्यूपेशन वो टेकअप कर रहे थे। जब इनकी कैटेगराइजेशन की बात आई तो हमने एक ब्रॉडर टर्म का इस्तेमाल किया। सर, इस चैप्टर में लास्ट डिस्कशन में हमने बात करी थी कि इस चैप्टर के अंदर जिन चीजों को हम समझने वाले थे वो पहली क्लासिफिकेशन थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, और उसके बाद थी पब्लिक और प्राइवेट। हमने ओवरव्यू में डिस्कशन करी थी इन 3 सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और साथ ही साथ एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको बहुत बार यूज किया जाएगा। बाय नाउ अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की डिस्कशन जहां पर भी होती है आपने ये चीज या ये टर्म्स कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि सर इनकी डिस्कशन जो है
प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है? इट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड वेरी बेसिक थिंग्स. प्राइमरी सेक्टर क्या था? रिलेटेड टू नेचर. एवरी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, if it is directly linked to natural resources or it is directly linked to the occupations which are associated with the nature, वो कहलाएंगे प्राइमरी सेक्टर. सर कोई भी ऐसा व्यवसाय, कोई भी ऐसा पेशा जहां पर जो व्यक्ति उस व्यवसाय को, उस पेशे को कर रहा है, अगर उसका व्यवसाय सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों से, प्रकृति से संबंधित है, वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा बनेगा. एग्जाम्पल सर, सिंपलेस्ट, सबसे पहला ऑक्यूपेशन क्या हमारे दिमाग में आता है? यह चीज हमने देखी थी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में. लोगों के पास, जब इस संसार में एक व्यक्ति आ गया, उसके पास जो इजीएस्ट रिसोर्स अवेलेबल था वो थी जमीन. तो उसको लगा कि यार जमीन तो बेहिसाब मेरे पास मौजूद है, क्यों ना इस जमीन का इस्तेमाल किया जाए. उसने एग्रीकल्चर किया. जो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाए, दे वेंट इनटू अलाइड एक्टिविटीज. किसी ने डेयरी फार्मिंग करना शुरू कर दी, किसी ने पोल्ट्री फार्मिंग करना शुरू कर दी, कुछ लोग जो है वो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी आदि चलाने लग गए. तो जो लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, और इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर यह है कि सर एग्रीकल्चर के साथ में एसोसिएट होकर के दे वर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से हम जाएंगे सेकेंडरी में. Sir, first of all we had this what is known as primary sector. Then from here we went to another concept which was known as secondary sector. Sir, इन दोनों सेक्टर्स में एक चीज कॉमन थी, एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता था. यहां पर प्रोडक्ट जो है वो नेचर से मिलता था, वेरे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता था, आउट ऑफ ब्लूज बनाया जाता था. पहले वैसी कोई चीज नहीं थी, उसको क्रिएट किया जा रहा था. कैसे होगा सर? प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट क्या है? वीट. तो नेचर ने वीट हमको कहीं ना कहीं दिया था. हो सकता है हमें मालूम ना हो, लेकिन कहीं किसी जगह पे खेती जो है, गेहूं जो है वो अपने आप उगा हो. राइस, वीट, मिल्क, एग्स, शुगर, ये सब चीजें क्या थी? जो डायरेक्टली एसोसिएटेड थी. कहां से? ये डायरेक्टली एसोसिएटेड थी नेचर के साथ में. एक्चुअल में आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ हियर, शुगर नहीं, शुगर केन बोल सकते हैं सर, जैगरी या गुड़ बोल सकते हैं. नेचर हमें चीनी नहीं देता है, नेचर हमें गुड़ दे देता है, नेचर हमें शुगर केन दे देता है. नेचर से लिए हुए गुड़ से शुगर बनाई जाती है, तो शुगर जो है वो हमारा सेकंड कैटेगरी, सेकेंडरी में आएगा. प्राइमरी सेक्टर क्या था? प्रकृति से मिलने वाली चीजों से हमने एक प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन किया, इसको जाकर के मार्केट में बेच दिया. क्यों बेचा? क्यों? क्योंकि सर अल्टीमेटली इकोनॉमी हैज टू बी एसोसिएटेड विद मनी. 9th क्लास की एनसीईआरटी की बेसिक डिस्कशन में भी टॉक्ड अबाउट दिस के इकोनॉमी तब तक प्ले में नहीं आएगी जब तक मनी का कंसेप्ट नहीं होगा. सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो जगह पे चाय बन रही थी. एक चाय बन रही थी सड़क के किनारे जहां पर वो चाय बेच रहा था, और एक चाय बन रही थी हमारे घर में. जो सड़क की चाय थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो घर की चाय थी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी. क्यों? क्योंकि वहां पर मनी एसोसिएटेड नहीं थी. ये सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के. क्यों? क्योंकि यहां पर एसोसिएशन ऑफ मनी है, और एसोसिएशन ऑफ मनी है, इस वजह से इन प्रोडक्ट्स को सेल करना था. तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो हमने नेचर से लिए. डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचर का रोल उसमें था. उनको जब हमने बेचा तो इट बिकेम व्हाट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी के बाद नेक्स्ट सेक्टर था सेकेंडरी. सर सेकेंडरी सेक्टर में व्हाट वी वर डूइंग, जो प्राइमरी सेक्टर से हमने प्रोडक्ट लिए थे उनके अंदर कुछ बदलाव करके, कुछ अपना एक्सपर्टीज लगा करके एक आउटराइटली नया प्रोडक्ट बना दिया. दैट वाज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर. दोनों चीजों में कॉमन क्या है? प्रोडक्ट. एक फिजिकल एंटिटी थी, एक फिजिकल बॉडी थी जिसको आप देख सकते थे. सर मुर्गी का आप अंडा देख सकते हैं, दूध देख सकते हैं, आप वीट देख सकते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल एंटिटी थी, और उस ही प्रोडक्ट को इंप्रोवाइज करके, इनोवेशन के साथ, स्किल के साथ एक नया प्रोडक्ट बनाया गया, विच वॉज द पार्ट ऑफ व्हाट? सेकेंडरी सेक्टर. तो दोनों में यहां पर प्रोडक्ट, फिजिकल एंटिटी वॉज इंपॉर्टेंट. देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ? सर नेचर ने मुझे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, एग्स दिए, मिल्क दिया, वीट दिया, शुगर केन दिया. मैंने इन सबको मिक्स किया, मेरे पास एक मिक्सचर सा बन गया, लिक्विड सा मिक्सचर बन गया. अंडे वंडे डाले, लेकिन समझ नहीं आया क्या करूं. तो मुझे लगा कि क्यों ना
अपनी एक्सपर्टीज इसमें डाल देता हूं। जैसे ही सर मैंने इसमें अपनी एक्सपर्टीज डाली, मैंने क्या किया, इन सबका मिक्सचर किया, उसको बेक कर दिया, एंड आई हैड समथिंग नोन एज केक। सो केक वॉज एंटायरली ए न्यू प्रोडक्ट। यहां पर इस प्रोडक्ट को बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? बनाना किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चर करना। वी मैन्युफैक्चर्ड, वी क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट। हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया था, केक, विच वॉज नोवेयर प्रेजेंट अर्लियर। नेचर से केक नहीं मिल सकता था सर, केक का पेड़ नहीं होता, केक मुर्गी नहीं दे सकती। तो यहां पर नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट्स में अपनी एक्सपर्टीज लगा करके हमने एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया। यह था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इस वजह से इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन डिस्कशंस को ऑलरेडी हम वैसे कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद एक तीसरा सेक्टर आया। इस तीसरे सेक्टर का काम क्या था सर? ये अपनी हेल्प प्रोवाइड कर रहा था ताकि ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो कर सके। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस था, इफ समबडी आस्क्स यू what is the basic difference between primary and secondary sector, always remember, what is the basic difference between primary, secondary and tertiary sector? तो सर what makes this tertiary sector different from primary and secondary? क्या चीज है जो tertiary sector को primary और secondary से अलग बनाती है? यहां पर no exchange of physical goods। सर यहां पर कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, कोई फिजिकल गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। एग्जांपल के तौर पर प्राइमरी सेक्टर से वीट लेकर के मुझे सेकेंडरी सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचाना था। रास्ते में मुझे चाहिए था कोई बैलगाड़ी वाला, कोई घोड़ा गाड़ी वाला जो सामान को प्राइमरी सेक्टर में किसान से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचा दे। तो सर वहां पर रोल में आया टर्शरी सेक्टर। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। सर एक व्यक्ति आया, उसके पास अपना घोड़ा था, उसके पीछे उसने एक ट्रेलर लगा रखा था, उसकी घोड़ा गाड़ी थी, उसके घोड़ा गाड़ी के ऊपर रख करके मैंने वो प्रोडक्ट जो है वो यहां तक पहुंचा दिया। सर यहां पर घोड़ा गाड़ी प्रोड्यूस नहीं हुई, यहां वो इंडिविजुअल ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, वो आया, उसने अपनी सर्विसेज दी और वो घर चला गया। समबडी आस्क्ड यू कि सर वो टर्शरी सेक्टर का आदमी आया था, उसने क्या किया? बोला वो उसने मुझसे 200 रुपए लिए, मेरे सामान को यहां रख दिया। उसने बोला बताओ कहां रखा सामान? तुमने कहा यहां रख दिया। नहीं, ये सामान तो तुम्हारा ही है। उसने किस चीज के 200 रुपए दिए? तो सर यू डोंट हैव एनी फिजिकल एंटिटी। आप उसको दिखा नहीं सकते कि ये देखो ये चीज है, इसके मैंने उसको 200 रुपए दिए, इसकी मदद से मेरा सामान यहां पर आ गया। सो तीसरा सेक्टर जो था, यहां पर बेसिक डिफरेंस था कि कोई फिजिकल एंटिटी नहीं थी। इस ही कैटेगरी में आएगा कौन कौन? सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, सर बार्बर है, सर कॉबलर है, हमारे घर की डोमेस्टिक हेल्प है, हमारा ड्राइवर है, हमारा कुक है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एजुकेटर है, टीचर है, कोई भी ऑफिसर है। यहां पर वो इंडिविजुअल कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा, एक प्रोडक्ट बन रहा था। अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई इंजीनियर है किसी भी तरीके से, वो एक नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सर्विसेज दे रहा है ताकि सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट बन सके। तो ये तीसरा सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या और टर्शरी सेक्टर का डिफरेंस जो है वो आई होप हमको समझ आ गया होगा। सर हमने बात करी थी एक कंसेप्ट की, जिसको एक बार मैं दोबारा से टेकअप करूंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे, हमें इकोनॉमी को डेवलप करना था। डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? किसी चीज को पहले से बेहतर बनाना। सर हम किसी चीज को पहले से बेहतर तभी बना सकते हैं जब हमें पता हो कि एग्जैक्टली उसकी स्टेट क्या है। हम एक बच्चे से कहते हैं कि भैया तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो अगली बार ज्यादा होने चाहिए, तुम्हारा पढ़ाई जो है वो बेहतर होनी चाहिए। दैट्स ओनली पॉसिबल जब मुझे पता चलेगा कि आज उसकी स्टेज क्या है, सो दैट कल वो बेहतर स्टेज में हो। अब वी वांटेड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि आज की इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है या ये हमारे पास नंबर है जिनको हमें इंक्रीज करना है। वो मेजर इकोनॉमी का कहलाया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक देश के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर, सर देश की बात अभी हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आगे जब हम 11th क्लास के एनसीईआरटीज को टेकअप करेंगे वहां पर इन डेप्थ इन डिटेल हम जीडीपी का कंसेप्ट समझेंगे। हम चलते हैं वापस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के एक कंसेप्ट पर। सर छोटा सा हाइपोथेटिकल गांव जहां पर कुछ लोग रहते थे, कोई एग्रीकल्चर कर रहा था, कोई XYZ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। सर हर एक एक्टिविटी कौन सी थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इसके साथ में एसोसिएटेड थी मनी। अगर किसान खेती कर रहा है तो जितना सामान वो प्रोड्यूस करता है उस सामान की कोई वैल्यू होगी। अगर कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है, वो कितना सामान प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी उसकी वैल्यू है, वो यहां पर मनी से मेजर की जाएगी।
अगर कोई सर्विस सेक्टर में है, यानी कि कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रदान कर रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करने के लिए कितने पैसे ले रहा है, वहां भी मनी एसोसिएटेड थी। तो किसान ने वीट उगाया, 1 किलो वीट की कीमत मान लीजिए 5 रुपए प्रति किलो है, तो 5 रुपए जो है वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। एक बार्बर है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इस पालमपुर गांव में छोटा सा गांव था, उसके अंदर एक नाई था जो लोगों के बाल काटता था। सर वो बाल काटने के लिए 2 रुपए लेता था प्रति व्यक्ति, तो उसकी सर्विसेज की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, 2 रुपए है। 1 साल के अंदर इस पालमपुर गांव में काम करने वाले हर व्यक्ति ने कितनी वर्थ की सर्विसेज प्रोड्यूस करी थी, उन सबको ऐड कर दिया, वो इस पालमपुर गांव का बन गया क्या, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसी को लार्जर स्केल में हम लेके जाते हैं देश के लिए। हमारे देश के अंदर 1 साल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज की, उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, वो मिल करके इस देश का जीडीपी बनेगा। सर जीडीपी की जब हमने डेफिनेशन ली तो एक टर्म हमने इस्तेमाल किया था विच वॉज नोन एज फाइनल गुड। फाइनल गुड का क्या अर्थ था, आई होप हम लास्ट डिस्कशन में इसको समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं फाइनल गुड की इंपॉर्टेंस क्या थी। सर ये 4 प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर से आए थे, इनको मिलाकर के मैंने बनाया केक। ये चारों प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मेरी कॉस्ट आई थी 7 रुपए। केक बना, 7 रुपए के प्रोडक्ट से केक बना और मैंने इस केक को 10 रुपए में बेच दिया, यानी कि डिफरेंस जो था वो 3 रुपीज का था, वो मैंने अपना प्रॉफिट रख लिया। अब मैंने आपसे कहा कि एक लोकेशन में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू जो है वो जीडीपी होगा। यहां पर वर्थ 7 रुपीज के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए, यहां पर 10 रुपए की वैल्यू का केक प्रोड्यूस हुआ, तो एज पर डेफिनेशन तो यहां पर जीडीपी जो है वो 17 रुपीज होनी चाहिए, है ना। मैंने ये अभी तक की डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि सर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है, उसको टोटल कीजिए, वो जीडीपी है। तो इस एग्जांपल में, इस छोटे से एग्जांपल में 4 चीजें ये प्रोड्यूस हुई, 5वीं चीज प्रोड्यूस हुई केक। इन चारों की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो 7 रुपए थी, केक की इकोनॉमिक वैल्यू 10 रुपए थी। तो इस हिसाब से जीडीपी तो सर 7 + 10 17 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन क्या इस 10 रुपए के अंदर ये 7 रुपए ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं थे? मैंने 10 रुपए कॉस्ट क्यों रखी? क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 रुपए इधर पे कर चुका था, अपना मार्जिन मैंने 3 रुपए रखा, तो यहां पर ये वैल्यू एडिशन जो है वो हो रही थी। इस वजह से जीडीपी कैलकुलेशन में हम हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एक होता है फाइनल प्रोडक्ट और एक होता है इंटरमीडिएरी गुड। इंटरमीडिएरी गुड क्या होता है सर? इंटरमीडिएरी गुड वो है जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंड तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, वो बीच में ही कंज्यूम हो जाएगा। अब पूरे के पूरे केक बनाने की प्रक्रिया में सर व्हीट, एग, मिल्क, शुगर केन ये इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट थे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में आपको केक के ऊपर कहीं अलग से अंडा पड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, आपको एक पैकेट में दूध की थैली नहीं रखी हुई दिख मिलेगी वहां पर। ये सब चीजें कंज्यूम हो चुकी हैं, तो दीज आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दीज आर इंटरमीडिएरी गुड्स। फाइनल प्रोडक्ट होगा या इंटरमीडिएरी गुड होगा, ये एंटायरली डिपेंड करेगा किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर अगर मैं सीधा जाकर के वीट परचेज करता हूं और घर जाके इसको कंज्यूम करता हूं, उस केस में वीट जो है वो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट नहीं है, वीट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है। मैं बाजार से अंडे लेकर के आया, मैंने घर पे आके खा दिए, यहां पर इस अंडे से कुछ एक्स्ट्रा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम उसको कंज्यूम करके खत्म, स्टोरी खत्म। जब एंड यूजर इसको कंज्यूम करेगा वहां पर ये फाइनल गुड है। लेकिन अगर इसको कंज्यूम किया जा रहा है एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो नया प्रोडक्ट बना रहा है, सो दैट एंड यूजर उस नए प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके, उस केस में ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। और जब जीडीपी कैलकुलेशन आएगी, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेंगे। तो यहां पर जीडीपी जो है वो 17 रुपए होने के बजाय 10 रुपए है, क्योंकि इंटरमीडिएरी कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जिनको ये चीज नहीं समझ आई, हम आगे चल करके और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। सर यहां तक की डिस्कशन जो है वो हम लोग कर चुके थे। हमने बात करी थी तीनों सेक्टर्स में किस तरीके से बदलाव हुए, तो हमको एक चीज समझ में आई थी, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि तीनों सेक्टर्स में जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है वो है सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। आज अपने आसपास घूम करके देख लीजिए सर, उसके पीछे एक बहुत क्लियर सा रीजन था। वो रीजन क्या था? तीनों सेक्टर्स में जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है पिछले कुछ डिकेड्स में, दैट इज सर्विस सेक्टर। उसके पीछे रीजन क्या था सर? जो प्राइमरी सेक्टर था वो डायरेक्टली डिपेंडेंट था नेचर के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और जो सेकेंडरी सेक्टर था वो निर्भर करता था इस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा था? प्राइमरी सेक्टर से आने वाले प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा बदल करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहा था। यानी कि प्राइमरी सेक्टर
और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचर पे निर्भर करते थे। अब इन प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कब होगी? जब नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए। तो एकदम से वो तो पॉसिबल नहीं था। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मेरी प्रोडक्शन 1000 टाइम्स बढ़ेगी या हर साल मेरी प्रोडक्शन बढ़ती ही रहेगी। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में मौजूद थे, इस वजह से यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एकाएक बहुत ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हम नेचर पे डिपेंडेंट थे। जब प्राइमरी सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं थी तो सेकेंडरी सेक्टर में कैसे होगी? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ यहीं से तो आएगी, यहां से प्रोडक्ट आएंगे तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सर एक तीसरा सेक्टर था जिसका डायरेक्ट नेचर से लिंक नहीं था, वो था हमारा सर्विस सेक्टर। सर सर्विस सेक्टर के अंदर ऐसी नई नई सर्विसेज निकल करके आई जिनके बारे में शायद आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम करती है जिसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो काम करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो काम करती होगी इवेंट प्लानर्स। सर ये सब लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से 50 साल पीछे चले जाइए, नोबडी वुड एवर थॉट कि डिजिटल मार्केटिंग जैसा कुछ होगा, नोबडी वुड एवर थॉट कि इवेंट प्लानिंग जैसा कुछ होगा। तो सर्विसेज जो है वो अनलिमिटेड थी, हर चीज की हर तरीके की सर्विस जो है वो मिल जाती थी। गांव के अंदर शादी होती थी, आज से अगर घर पे बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी है, उनसे पूछिएगा कि उनकी शादी में क्या हुआ था। शादी में कुछ नहीं हुआ था सर, शादी हुई, पूरे गांव ने मदद करी, जो गेस्ट थे शादी में, जो मेहमान थे वो आए तो पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। लेकिन आज ऐसा होता है क्या? आज सब लोग मेहमान की तरह आते हैं। पहले क्या होता था, गांव की शादी है तो पूरे गांव को लगता था नहीं हमारी बेटी की शादी है, हमारे बेटे की शादी है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस शादी के लिए। लेकिन आज क्या है, आपका पड़ोसी भी होगा सर, वो भी आपके फंक्शन पे गेस्ट की तरह आएगा, प्रॉपर 3 पीस सूट पहन करके, क्योंकि आज आपके पास इवेंट प्लानिंग की, बैंक्वेट्स की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, अर्निंग पावर बढ़ती गई, वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की डिमांड करने लगे। सर पहले लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे, अगर वो वहां पे छोटी छोटी खेती करते थे, घर पे लॉन बनाया, फूलों के पौधे लगा दिए, लोग खुद उनको देखते थे। लेकिन आज उसके लिए माली है। लोगों के पास अगर साइकिल था, स्कूटर था, वो उसको खुद धो लेते थे। आज उसके लिए अलग से आदमी रखा है जो हमारी गाड़ी धोने आता है। खुद खाना बना लेते थे, आज नहीं बनाएंगे, आज हमारे पास कुक है। घर की सफाई खुद करनी थी, नहीं करेंगे, आज हमारे पास मेड है। पहले तो लोग अपने बाल बाल भी खुद काट लेते थे, अपने कपड़े वपड़े खुद सिल लेते थे, लेकिन आज सब चीजों के लिए हमने लोग रखे थे। जैसे जैसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती गई, हमको हर काम के लिए एक इंडिविजुअल चाहिए था, और इससे सर्विस सेक्टर ने पिछले कुछ दशकों में बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो देखी है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो किया है एज कंपेयर टू दीज 2 सेक्टर्स। सर अब आते हैं आगे की हमारी डिस्कशन पे। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक और क्लासिफिकेशन थी इन सेक्टर्स की, विच वाज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। सर एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत शानदार सी एग्जांपल दी गई है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक महिला थी जिनका नाम था कांता। कांता एक ऑफिस में काम करती हैं। वो सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाती हैं और 5:30 बजे तक काम करती हैं। हर महीने के एंड में उनको फिक्स सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाता है जो सरकार निर्धारित करती है। मेडिकल अलाउंसेस आदि दिए जाते हैं। कांता देवी जो है वो संडे को ऑफिस नहीं जाती हैं। कोई छुट्टी होती है तो वो घर ऑफिस नहीं जाती हैं। उनको उनका काम करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे। यानी कि हर चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई थी इनके केस में। शी नोज के उनको कितने पैसे मिलेंगे। शी हैज अ पेड हॉलीडे, अगर कोई त्योहार आता है, संडे आता है, उनको छुट्टी मिलेगी। वो सुबह 9:30 जाएंगे और 5:30 घर आ जाएंगे। उनकी हर चीज डिफाइंड है। साइमल्टेनियसली एक व्यक्ति था जिसका नाम था कमल। कमल जो है वो कांता देवी का पड़ोसी है। कमल क्या करता है, वो डेली वेज लेबरर है, वो दिहाड़ी मजदूर है। सर उसकी जिंदगी है, उसकी आजीविका कैसे चलती है? पास की एक ग्रोसरी शॉप, एक किराने की दुकान पे वो आदमी नौकरी करता है। वो हर रोज सुबह 7:30 बजे दुकान पे जाता है और 8 बजे तक उस दुकान में काम करता है। सुबह 7:30 जाता है, रात को 8 बजे तक काम करता है। उसकी एक फिक्स सैलरी है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता। कोई संडे की छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई पेड हॉलीडे नहीं। जिस दिन नहीं आओगे उस दिन कुछ नहीं मिलेगा।
कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला था उसको कि हाँ सर मिस्टर कमल यू हैव बीन अपॉइंटेड इन दिस कंपनी, आपको इस दुकान के अंदर नौकरी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुंह से बोला हाँ ठीक है कल से दुकान आ जाना। किसी दिन बोला साहब कहीं जाना है छुट्टी चाहिए, अबे पागल है छुट्टी जाएगा तो तेरे पैसे काट लिए जाएंगे। सर यहां पर दोनों ही जगह अर्निंग हो रही थी, ऑक्यूपेशन था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में हेल लॉट ऑफ डिफरेंस था। जब हमको ये डिफरेंस समझ आना शुरू हुआ कि सर दोनों कैटेगरीज में काम तो किया ही जा रहा है, इवन कांता इज वर्किंग, इवन कमल इज वर्किंग, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। इस वजह से हमें लगा कि एक नई क्लासिफिकेशन की जरूरत थी जो थी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो सर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जहां पर टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर है, फिक्स्ड है। आप लोग किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कॉर्पोरेट एंटिटी का पार्ट है या सरकारी नौकरी में है तो आपको मालूम है कि आपकी कितनी सैलरी है, आपको क्या काम करना है, आपकी सब चीजें डिफाइंड है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आपके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा जाता है कि आपको इतना काम करना होगा, इतने आपको पैसे मिलेंगे, इतनी छुट्टी मिलेगी, XYZ। साइमल्टेनियसली एक दूसरा सेक्टर था सर जो बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन आज भी वो ऑर्गेनाइज नहीं है। आज के समय में शायद ही कोई शहर के अंदर ऐसा घर होगा जिनके पास डोमेस्टिक हेल्प या मेड नहीं होगी। सर क्या डोमेस्टिक हेल्प या मेड रखने से पहले आप उनके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? नो। आपके घर पे माली आता है, आपके घर पे ड्राइवर आता है, ये सब लोग वो हैं जो काम तो कर रहे हैं और बहुत बड़े नंबर में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ये स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स में छोटे छोटे पॉकेट्स में रहते हैं, लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। आपके घर की बाई को आप कितने पैसे दे रहे हैं ये गवर्नमेंट निर्धारित नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि मोदी जी एक दिन टीवी पर आए एंड स्टार्टेड टेलिंग यू कि मित्रों आज से हम अपने घर की मेड को जो है वो इतना पैसा देंगे। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू इन दिस कैटेगरी। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट रूल्स लाती है, नया वेज कोड आएगा, कितने इंप्लॉयमेंट आवर्स होने चाहिए, कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, अगर महिलाएं हैं तो उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, लेकिन देयर इज नथिंग एज सच फॉर दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ओनली डिफरेंस हियर इज के यहां पर सिर्फ और सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अलग थे, जिस वजह से एक सेक्टर जो है वो संगठित या ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, बहुत सही ढंग से काम करता है, दूसरा सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। यहां पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई इनका ध्यान नहीं रखा जाता। सरकार कहती है कि भैया अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प भी है तो उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट आपको करना है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते और कोई क्रॉस चेक भी नहीं करने आता कि क्या हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सर आई होप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बाद हमको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड भी क्लियर हो गया होगा। अब आई तीसरी क्लासिफिकेशन, जब हमने देखा कि हम जिस एंटिटी के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसको ओन कौन करता है, मालिकाना हक किसके पास है। जब मालिकाना हक की बात आई तो वी वेंट टू समथिंग नोन एज ओनरशिप। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर एंटिटी का ओनर कौन है, तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, पब्लिक एंड प्राइवेट। सर लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ कांता एंड कमल। वापस चलते हैं उसी एग्जांपल पे, कांता और कमल की। कांता किसके लिए काम कर रही थी? एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही थी। ओनर कौन था? सरकार, जिसे कहा जाता है क्या, पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होता है, सार्वजनिक संसाधन होते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं। पब्लिक रिसोर्सेज का अर्थ क्या होता है? पब्लिक बनती है हम आपसे, और एक्चुअल में ये नोशन दिया जाता है कि सर जो सरकारी प्रॉपर्टीज है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है, गवर्नमेंट जो है इज फॉर द पब्लिक। तो जो गवर्नमेंट के संसाधन है दे आर नोन एज पब्लिक रिसोर्सेज। तो कांता के केस में अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है तो जिस एंटिटी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रही है उसको ओन कौन कर रहा है? उसको ओन कर रही है सरकार, या इनडायरेक्टली समझे तो उसको ओन कर रही है पब्लिक। लेकिन जो हमारे कमल भैया थे वो एक ग्रोसरी, एक राशन की दुकान पे काम करते थे, किराने की दुकान पे। तो किराने की दुकान के मालिक हो सकते हैं कोई सेठ, तो वहां पर सेठ जो है वो प्राइवेट एंटिटी है। तो ओनरशिप के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण था, एक था पब्लिक और दूसरा था प्राइवेट। सर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के लिए एक नया तरीका था जो किस पे निर्भर करता था, हु ओन्स द एसेट्स। हम जहां पर भी काम कर रहे हैं सर किसी ना किसी के लिए तो काम कर रहे होंगे ना। हम अगर सर्विस दे रहे हैं, हम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए वो असेट बन रहा होगा। वो किसके लिए बनाया जा रहा है, या कौन है जिसके लिए हम अपनी सर्विसेज की डिलीवरी दे रहे हैं। अगर वो सरकार है तो हम पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अगर हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं तो हम बिलोंग करते हैं किस क्लासिफिकेशन से,
प्राइवेट क्लासिफिकेशन से। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है एसेट्स को और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है, हमारे आपके जैसे किसी बिजनेसमैन के पास होती होगी, किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास होती होगी। एग्जाम्पल के तौर पर सर रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, इनको कौन ओन करता है? भारतीय रेलवेज, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को गवर्नमेंट ओन करती है। फिर कंपनीज है टाटा टिस्कॉन, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अगर प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो वी नो कि टाटा टिस्कॉन को कौन ओन करता है? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड सर रतन टाटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन ओन करता है? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड श्री मुकेश अंबानी। सो ये इंडिविजुअल्स है। जब बात किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप की है वो प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन जब बात सरकार की थी, यहां पर आप नामित नहीं कर सकते कि सर रेलवे को मोदी जी ओन करते हैं। कैसे ओन करेंगे सर? वो तब तक ओन कर रहे हैं, तब तक वो कस्टोडियन है इस पूरे के पूरे एसेट के, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन वो इस पोस्ट से स्टेप डाउन करेंगे कि नए इंडिविजुअल उस पोजीशन को टेक ओवर करेंगे, तो यहां पर ओनर जो है वो अल्टीमेटली पब्लिक है। तो पब्लिक और प्राइवेट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो सर एक बार क्विक रिकैप्चुलेशन करेंगे। यहां पर मोटे तौर पर हमने बात करी सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स जो है वो 3 प्रकार के थे। पहला था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये किस आधार पर क्लासिफाइड था? ये किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था? प्रोडक्ट कहां से आ रहा था? अगर वो नेचर से आ रहा था, प्राइमरी सेक्टर था, उसमें बदलाव किए गए, सेकेंडरी हुआ और उसमें सर्विसेज दी गई। जहां पर प्रोडक्ट नहीं पर इनविजिबल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो रहा था, वो टर्शरी सेक्टर था। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो थी अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, जहां पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स थी। लिखित तौर पर आपको टर्म्स बताई जा रही थी कि ये आपको करना है, ये आपका काम होगा, इतने आपको पैसे मिलेंगे, इतने आप छुट्टी ले सकते हैं। वो क्लासिफाई करता था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में। और तीसरा वर्गीकरण जो है इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक या फिर प्राइवेट। ठीक है सर, तो ये किसके ऊपर आधारित था? ओनरशिप। ये सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 जो है वो हम यहां पे कंक्लूड करते हैं। ये बात करता था सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स की। सर अब हमारी इकोनॉमी जो है वो काम करना शुरू हो चुकी थी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग ऑर्गेनाइज में थे, कुछ अनऑर्गेनाइज में थे। एग्जांपल कांता कमल। कुछ लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रहे थे। वही सेम एग्जांपल कांता एंड कमल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में अब चलना शुरू हो चुकी थी। आई होप कि हमको यहां तक की डिस्कशन क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th क्लास की NCERT का थर्ड चैप्टर जो है उसको टेकअप करेंगे। आई होप गाइस यहां तक की चीजें हमको क्लियर हैं। रेगुलरली आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आई एश्योर यू NCERT को हम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। जो चीजें आपको यहां पर बताई जाती हैं, ये जो नोट्स हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे पूरी की पूरी NCERT को इस करने में, मास्टर करने में। तो डेफिनेटली इस लेक्चर को फॉलो करते रहिए। शेयर जरूर कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स है, वो आप मुझे जरूर दीजिए। कुछ आप बदलाव चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी यहां पर अपना फीडबैक डेफिनेटली दीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।